आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साथियों आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं पुनः यूथ कंपटीशन बुक को। और आदिकाल से आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं व्याख्यात्मक प्रैक्टिस सेट का पहला। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में से आपने सेलेक्ट किया होगा, मुझे उम्मीद है, विकल्प बी पदावली को। तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बी विकल्प सही जवाब है। पदावली विद्यापति की रचना है साथियों। और इस रचना में राधा कृष्ण के अनूठे प्रेम को वर्णित किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने विद्यापति की इस पदावली को मादकता, श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। मृगावती कुतुबन की रचना थी और पद्मावत जयसी का मधुमालती मंजन की रचना। बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं पाठचर्या का दूसरा संख्या। दूसरा प्रश्न है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। और बीसल देव रासो की जो नायिका है वह राजमती है। बी विकल्प सही जवाब है। यह कथा 4 खंडों में है। पहले खंड में राजमती और बीसल देव का विवाह है। दूसरे खंड में बीसल देव का राजमती से रूट करके उड़ीसा का प्रस्थान है। और तीसरे खंड में राजमती के विरह का वर्णन। चौथे खंड में बीसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया पद्मावत है। बताया जा रहा है कि पद्मावत की स्त्री पद्मावती है। तीसरा प्रश्न साथियों, तीसरा प्रश्न है कि चर्यापद के रचयिता। चर्यापद का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। और चर्यापद का रचनाकार आपने सेलेक्ट कर लिया होगा इसको, सबरपा विकल्प बी को। तो राइट आंसर। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्य अनुष्ठानों के समय गाया जाता है और दृष्टकूट पद में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सरापा की चर्चित रचना दोहा कोश है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है पियू चित्तौड़ न आयु सावण पहली तीज जौवे बाटे बिरहणी खिण खिण अणवय खीज संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरिए न दे पंछी घाल्या पिंजरे टूटन रोशन दे। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? कुमार रासो विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे
और देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। विकल्प 20 प्रश्न का। जगनी की रचना परमाल रासो, श्रीधर की रचना रणमल छंद और विसल देव रासो की रचनाकार नरपति नाम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले। अगला प्रश्न है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। इस विद्वान का कथन है। जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प ए को चुन लिया आपने राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्रम संख्या 7। सातवां प्रश्न, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सातवें प्रश्न का सही जवाब आपने ओम प्रभु सूर विकल्प ए को चुन लिया राइट आंसर। ओम प्रभु सूर जो है ये गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे और 1252 ईस्वी विक्रमी संवत इनका आविर्भाव माना जाता है। इसके अलावा कुमारपाल चरित हेमचंद सूर की रचना है। हमीर रासो सारंगधर की रचना और प्रबंध चिंतामणि मीरतुंग आचार्य की रचना है। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? फटाफट उत्तर दीजिए। जवाब में आपने विकल्प डी को चुन लिया तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तो अब्दुल रहमान द्वारा संदेश रासक पहला धर्म इतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है। नरपत नाल ने विसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना की, वहीं पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना और आला खंड नाम से परमाल रासो के रचनाकार जगनीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है कि विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किस से प्रभावित है? नौवें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा विकल्प ए बंगला को राइट आंसर था। भाषा के दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं को देख लेते हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे और भाषा की दृष्टि से शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली और दुर्गा भक्त तरंगिणी ये संस्कृत की रचनाएं हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट की रचनाएं हैं। पदावली और गोरख विजय यह मैथिली की कविताएं हैं। विद्यापति को बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि के रूप में कहा है। वहीं विद्यापति की रचना कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में कहा जाता है। भृंग भृंगी संवाद के रूप में इसकी रचना हुई है कीर्ति लता की। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, भला हुआ जुमारिया बहिण हमारा कंत, लज्जे जम तू वयम सिंह, जय भग्या घर अंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां इसमें से किस कवि की हैं? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हेमचंद्र, ही विकल्प राइट आंसर। हेमचंद्र सोलंकी के राजा सिद्धराज जयसिंह के और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहने वाले कवि थे। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनका व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। हेमचंद का यह पहला
सिद्ध हेम ने नाम से, हेमचंद का यह व्याकरण जो है सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। हेमचंद ने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया है सिद्ध हेम में। और कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देशी नाम माला कोश, छंदोनुशासन हेमचंद की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सारंगधर पद्धत सारंगधर की रचना है। संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद कोश है। सोम प्रभु सूर की रचना कुमारपाल प्रतिबोध है। और गद्य प, गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य में लिखी गई रचना है। कड़ापा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि थे। कड़ापा के गुरु का नाम जालंधरपा था। ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि आदिकाल को चारण काल इसमें से किस साहित्य इतिहास लेखक ने कहा है? आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले हैं राम कुमार वर्मा जी। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। शिव सिंह सेगा ने शिव सिंह सरोज ग्रंथ 1883 ईस्वी में लिखा था। और राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा था। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है। आइए देख लेते हैं आदिकाल के नामकरण के विद्वानों को। तो ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा, महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने विज्ञापन काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? जवाब में आपने आदिकाल की विकल्प को चुना राइट आंसर। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खड़ी बोली हिंदी का आदिकवि इन्हें कहा जाता है और इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण किया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि और कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिसमें प्रमुख में हालिक बारी, गजल संग्रह, दो सुखन, मुकरियां और पहेलियां। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने विद्यापति विकल्प ए को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? जवाब में आपने विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल के अंतर्गत आदिकाल के अंतर्गत सरापा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? और जवाब में आपने सिद्ध साहित्य विकल्प सी को चुना राइट आंसर। सिद्ध साहित्य ब्रज यानी सिद्धों द्वारा रचा गया साहित्य है।
इनका संबंध बौद्ध धर्म से है और ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है, जिसमें सबरपा, सरापा, लुइपा, डोमिपा, कुकुरपा प्रमुख हैं। सरापा को जो है प्रथम सिद्ध कवि माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का ही प्रथम कवि माना है। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी जो है वो चर्या गीत कहलाती है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वर तत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित काव्य धाराओं में कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? और सही जवाब आपने किसको चुना? तो राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा किसको? रासो काव्य धारा को। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। निरूढ़ काव्य धारा ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय भागा में दो भागों में विभक्त है। प्रेमाश्रय शाखा में, वहीं सगुण भक्ति शाखा राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा विभक्त है। 17वां प्रश्न है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा इसको, विकल्प डी, राहुल सांकृत्यायन जी को राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोट से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन इसका है। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन देख लेते हैं बस। तो जवाब में आपने सेलेक्ट किया होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ए को राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इस संबंध में इनके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य शुक्ल, विकल्प ए सही जवाब। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में डॉक्टर वूलर महोदय, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद और कविराज श्यामल दास हैं। अक्सर प्रश्न यहाँ से आता है साथियों, इंपॉर्टेंट तथ्य है यह प्रश्न। और सबसे पहले बूलर महोदय ने 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, जो 12 सर्गों में रचित संस्कृत महाकाव्य है, इसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। इसके बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग बन गए। पहले वर्ग में जो है अप्रामाणिक मानने वालों में आपके हैं भूलर महोदय, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, देवी प्रसाद और कविराज श्यामल। प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में प्रामाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं उनमें श्याम सुंदर दास, कर्नल टाट, मिश्रबंध, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ शर्मा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता इस ग्रंथ के संदर्भ में है। और जवाब में आपने विशल देवरासो को चुना, तो वी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला
कुछ प्रमुख रचनाओं के रचनाकारों को देखते हैं तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना, बीसल देव रासो नरपतनाल की रचना, खुमाण रासो दलपत विजय की रचना और विजयपाल रासो नल सिंह की रचना। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किस विद्वान का है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना। राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है राउरवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो रोड़ा कवि की रचना है और शिलांकित रचना है। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य सही है। इसमें राहुल नामक नायक के शौर्य का वर्णन है। यह कथन सही नहीं। विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस रचना में जो है 7 नायिकाओं के नक्श के सौंदर्य का वर्णन मिलता है और राहुल जो है इसकी नायिका है। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी के प्रथम कवि को सुसंगित कीजिए। यानी कि आपको बताना है कौन से इतिहासकार किस रचनाकार को पहला हिंदी का कवि। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं मिश्र बंधु जी को। शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधुओं ने कोशिया पुंड को पहला कवि माना है। वहीं राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को माना है। राहुल सांकृत्यायन जी सरहपा या सरहपात को मानते हैं। नगेंद्र भी नगेंद्र भी मानते हैं। और गणपत चंद्र गुप्त जी कालीभद्र सूर्य को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। देख लेते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। तो मिश्र बंधुओं ने और शिव सिंह सेंगर ने कुश या कुंड को माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन सराफा को मानते हैं। गणपत चंद्र गुप्त सालभद्र सूर्य को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार अब्दुल रहमान जयदेव और माता प्रसाद गुप्त गोरखनाथ को तथा चंद्र शर्मा गुलेरी राजा मुंज को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। कह रहा है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो श्रावकाचार्य देवसेन की रचना, नेमिनाथ राज सुमतगण की रचना, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर की रचना, रेवंत गिरिरास जो है यह जिन धर्म सूर की रचना नहीं है। रेवंत गिरिरास जिनधर सूर की रचना नहीं है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूर की रचना है। रेवंत गिरिरास यह रचना विजय सेन सूर की है। विजय सेन सूर की रचना है। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि सराफा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया होगा किसको। तो वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता हैं, दोहा कोश उनकी रचना है और उन्होंने अंतस साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई। तो विकल्प इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, विकल्प सी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, यह किस विद्वान का कथन है। और सही जवाब आपने गोरखनाथ को चुना, तो विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं। और जवाब में आपने 1300 छंदों का जो सबसे छोटा संस्करण है, विकल्प डी को चुना, राइट आंसर आपका। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बीसल देव रासो के संपादन कर्ता इसमें से कौन है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब चयनित करिए। और जवाब में आपने माता प्रसाद गुप्त को चुना और अगर चंद नाहटा को, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 29। 29वां प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो उनकी पहेलियां, मुकरियां और दो सुखन हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी और उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिल करके काव्य रचना की। ये तीनों विकल्प सही हैं, लेकिन उनका लक्ष्य जनता को धर्म उपदेश देना मात्र नहीं था। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए। आचार्य शुक्ल जी के आधार पर आचार्य शुक्ल जी ने किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिली कोकिल की संज्ञा मिली। तीसवें प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया होगा, पदावली विकल्प ए को राइट आंसर पर है। विद्यापति की प्रमुख रचनाओं में लिखनावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गया पतलक, वाणकृत, दुर्गा भक्त तरंगिणी और गंगा वाक्यावली हैं। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला। अवहट भाषा में लिखी गई कीर्ति पता और कीर्ति लता उनकी रचनाएं हैं। मैथिली भाषा में पदावली और गोरख विजय हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है। प्रश्न संख्या 31। सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रक्रिया में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। सही कथन है। जैन आचार्य, जैन साहित्याचार्य रास भाव और चरित आदि शैलियों में रचा गया, यह भी सही है। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। विकल्प सी सही नहीं है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की प्रजयन उपशाखा से विकसित हुआ। तो विकल्प सी के साथ आप गए तो राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न है कि इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन इस कृति के संदर्भ में है। और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया कीर्ति लता को। विकल्प सी सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है। उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया। सराफा के संदर्भ में यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया होगा इसको। 35वें प्रश्न का राइट आंसर इसको चुना आपने। तो सराफा के संदर्भ में यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 36वां प्रश्न है। प्रश्न संख्या 36। सुमेलित कौन सा नहीं है? सही जवाब आपने विकल्प स्थूलभद्र रास जो है यह रचना इसकी है, विजय सेन सूर्य की है। विजय सेन सूर्य की रचना। बाकी चंदन वाला रास आसफ कवि की और मुक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित का, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। तो स्थूल भद्र रास विजय सेन सूर्य की रचना नहीं बल्कि जिन धर्म सूर्य की रचना है। क्षमा करें, मिस्टेक कर दिया। जिन धर्म सूर्य की रचना थी जिन धर्म सूर्य की रचना